मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 386 पत्थर छुपाएं। सर्वनाश का लोहार C386 पत्थर छुपाएं। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। अध्याय 386 पत्थर छुपाएं। जब सेठ अपने गोलेम पर काम करने में व्यस्त था, होएन उनके हिट कॉइन बनाने में कड़ी मेहनत कर रहा था। मांग बहुत ज्यादा थी। जबकि सेठ ने ड्रोसी को बिस नंबर के साथ गामा को भेजा, उसने वाई सिटी में वितरण का काम सैमुअल और सिस्टम चच के अपने लोगों पर छोड़ दिया। लोहार को वाई सिटी के कमांड स्ट्रक्चर पर भरोसा नहीं था। कौन जानता था कि कुछ लोग सस्ते उत्पाद को यहाँ वहाँ से चुराकर मुनाफे पर नहीं बेचेंगे। सेठ ने सैमुअल को अच्छी रकम दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिक्के उन लोगों के हाथों में पहुंचे जिन्हें उनकी जरूरत है। जब बात ड्रोसी की आई, जिसने गामा तक सिक्के पहुंचाने का काम अपने ऊपर ले लिया, तो उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं थी। सेठ को गोलेम्स पर काम करने में मजा आता था और वह मीना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त ब्रेक लेता था। लेकिन शायद मिनासमार में सबसे खुश मोनिक थी, जो स्थानापन्न जावा मास्टर के रूप में अपने कर्तव्य से मुक्त हो गई थी और डेंगॉन पर छापा मारने और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। मिनासमार में एक मजेदार दिनचर्या बस गई थी। लोग कालकोठरी में जाते, काम करते, आराम करते या प्रशिक्षण लेते। कोई बड़ी घटना या मिशन की योजना नहीं थी। सभी फील्ड जनरेटर की मरम्मत या प्रतिस्थापन के बाद डेल्टा शांतिपूर्ण हो गया था। शायद इसे शांतिपूर्ण कहना थोड़ा ज्यादा होगा। लोगों के बीच काफी चर्चा हुई। बेशक विषय बीटा में स्थिति थी। मिनासमार युद्ध राहत जैसी किसी चीज पर काम करने वाला पहला संगठन था। जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज से होने वाली निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहन का इस्तेमाल किया, कई धनी लोग, कंपनियां और गिल्ड इस प्रयास में शामिल हुए। मिनासमार की तरह उन्होंने इसे न केवल कुछ अच्छा करने के अवसर के रूप में देखा, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के अवसर के रूप में भी देखा। और जबकि कुछ लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, दूसरों ने और अधिक सख्त उपायों की मांग की। भागने के बजाय बीटा को मजबूत करने और हमलावर सेना से लड़ने की मांग करने वाली आवाजें तेज होती गईं, क्योंकि शरणार्थियों की ओर से अधिक रिपोर्टें आने लगीं। समुद्री साम्राज्य की क्रूरता बीटा या एप्सिलॉन के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन डेल्टा के नागरिकों के लिए यह पहली बार था जब उन्हें इसका सामना करना पड़ा। सर्वनाश के लगभग 2 साल बाद दुनिया बदल गई थी। जिलों के बीच संचार व्यवस्था जो लगभग खत्म हो चुकी थी, अब इतनी बहाल हो गई है कि ताजा खबरें डेल्टा और वाई सिटी के बीच आने जाने लगी हैं। भूखा मीडिया खुशी-खुशी खबरों और गपशप के इस पुनर्जीवित स्रोत पर कूद पड़ा। लोगों और जिलों की दुखद कहानियां तुरंत छापी, पोस्ट की गईं या प्रसारित की गईं, और अचानक हर किसी की अपनी राय बन गई। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। हालांकि प्रतिशोध की मांग करने वाली कई आवाजें थीं, लेकिन कोई भी आधिकारिक ताकत पीछे नहीं हटी। डेल्टा का क्रोना साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था और बाद में बीटा में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर, एप्सिलॉन को शरणार्थियों को स्वीकार करने, युद्ध में सक्षम लोगों को एकत्रित करने तथा पहले के युद्ध से खाली हुए शहर को भरने से बहुत अधिक लाभ हुआ। इन सब के अलावा सेठ द्वारा साझा की गई जानकारी के कारण सभी उच्च अधिकारियों ने बीटा को एक बारूदी सुरंग के रूप में देखा। किसी को नहीं पता था कि जेन बायोलॉजी जैसी मेगा कॉर्पोरेशन के पास अपनी सुविधाएं हैं। न ही किसी को वास्तव में पता था कि वहां क्या हुआ था। फिर भी ये जानना कि किसी भी शहर में दुश्मन के प्रति वफादार एक मजबूत सेना हो सकती है, जो उस समय भूमिगत से अचानक उभरकर सामने आ जाएगी, जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी, उनके लिए आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा थी। केवल कुछ कट्टरपंथी और कुछ गिल्ड युद्ध लड़ने के लिए निकले थे। सेठ को संदेह था कि वे लोग पर्वत श्रृंखला को पार कर भी पाएंगे, बीटा तक पहुंचना तो दूर की बात है। जिलों के बीच नियमित संचार की बहाली के साथ लोगों के बीच सिर्फ बेतरतीब राक्षसों से परे अतिरिक्त आयामी खतरों के बारे में बढ़ती जागरूकता ही एकमात्र विषय नहीं थी। अन्य जिलों, चमत्कारों और त्रासदियों की खबरें फैल गईं। इसने अन्य जिलों के लिए जिज्ञासा और चिंता पैदा की। शुरू से ही वे पश्चिम में लैम्बडा या उत्तर में ओमेगा जैसे जिलों से संपर्क स्थापित करने में कभी कामयाब नहीं हुए थे। उच्च स्तरों ने लोगों को यात्रा में अधिक आत्मविश्वास दिया और अद्भुत परिकथाएं प्रचलित होने लगी। कथित यात्री पश्चिम में धन संपदा और मैत्रीपूर्ण जातियों की बात करते थे। यह अन्वेषण के युग के पुनरुत्थान जैसा था, जिसमें लोग अज्ञात में अपनी किस्मत तलाशने के लिए निकल पड़े। कई निजी अभियान ये पता लगाने के लिए निकल पड़े कि दुनिया से परे क्या हुआ। गिल्ड और निगमों ने लोगों को दूर भेजने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया। मिनासमार उनमें से नहीं था। सेठ ने इस आतंक को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जब किसी ने उसे बताया कि वहां धन और संपत्ति अर्जित की जा सकती है, तो वह केवल अपना सिर हिला सकता था। सेठ को जो पता था, वह बहुत कम लोगों को पता था। उसका अनुमान सरल था। चूंकि क्रोना साम्राज्य, जिसके पास उस पर सबसे अधिक आपदाओं की सूची थी, ने डेल्टा को अपने संचालन के आधार के रूप में चुना था, इसका मतलब था कि यह स्वाभाविक रूप से सबसे सुरक्षित स्थान था। वह अपने गोलेम और वस्तुओं पर काम करता रहा। सेठ द्वारा पहला मंकी नाइट बनाने में सफल होने के बाद 2 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बीत गया, इससे पहले कि डेल्टा में चीजें फिर से आगे बढ़ने लगी। गामा से लोगों का पहला जत्था राजकुमारी लीना और क्रोना साम्राज्य की सेनाओं के नेतृत्व में डेल्टा में पहुंचेगा। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। लोगों का मूड हल्का करने के लिए वापस लौटे लोगों और शरण लेने आए लोगों के स्वागत में एक विशाल परेड का आयोजन किया गया। हम जिस कठिन समय में जी रहे हैं, उसमें एकजुटता ही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। या यूं कहीं कि विज्ञापन में यही कहा गया था। यह अवसर जितना भी खुशी भरा रहा हो, गामा के लोगों को बचाने वाले नायकों के स्वागत के लिए एक बड़ी परेड। लोगों की ओर से असंतोष और विरोध भी था। क्रोना साम्राज्य ने गामा के लोगों के लिए कदम उठाया था, लेकिन बीटा के लोगों की अनदेखी की थी। कुछ इस तरह परेड के दिन डेल्टा की एक मुख्य सड़क पर भीड़ जमा हुई, जहां से क्रोना की सेना और शरणार्थी प्रवेश करेंगे। मुख्य रूप से लोग जयकारे लगा रहे थे, लेकिन इस भीड़ में डेल्टा और साम्राज्य की राजनीति को दोषी ठहराते हुए प्रदर्शनकारी भी शामिल थे। बेशक सेठ और मिनासमार के लोग भी राजकुमारी का उत्साह बढ़ाने और उनके साथ आने वाले चिमेरा का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। टावर मास्टर और लॉर्ड्स को शाम को आयोजित होने वाले स्वागत भोज में भी आमंत्रित किया गया था। वहां मैरी और जेन थी। टेका अपनी बेटी रूबी के साथ कंधे पर सवार था। अजुल, जो अपने दोस्तों से फिर से मिलने के लिए उत्सुक थी। यहां तक कि लिंक, एलिसन और ईवी भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपनी रसोई और प्रयोगशालाओं से बाहर निकल आए थे। सेठ, जो मीना का हाथ पकड़े हुए था और फिर उसके कंधे पर बैठा था। पिछले कुछ हफ्तों में सेठ और बाकी लोगों ने पिप और उसके दोस्तों को शहर दिखाने के लिए बाहर लाने में भी अपना समय बिताया था। लड़कियों को कभी नहीं पता था कि एक शहर इतना समृद्ध हो सकता है, और यह उनका किसी जिले में पहला अनुभव था। उन्हें नए और जीवंत वातावरण में ढलने में कई सप्ताह लग गए थे। यह एक अच्छी बात थी कि अब उनके प्रयासों का चरम उन्हें एक भव्य परेड दिखाने में हुआ। कुछ तिजाहक और उनके बच्चे भी उत्सव के माहौल का आनंद लेने के लिए आए थे। मिनासमार के कई सदस्य इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और वे सभी पूर्ण पोशाक में उस गौर के घेरे में थे, ज्यादातर बच्चों को अराजकता में सुरक्षित रखने के लिए। वे आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। उसके बाद आखिरकार सेना के लोग नजर आए। परेड के सबसे आगे राजकुमारी लीना थी, जो एक शानदार युद्ध के घोड़े पर सवार थी। उनके ठीक पीछे शाही शूरवीरों और ध्वजवाहकों का एक दल था। सेठ इतनी चौकस थी कि उसने पाया कि प्रदर्शनकारियों को देखकर उसका चेहरा थोड़ा सा हिल गया था। फिर भी उसने एक खूबसूरत पेशेवर मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अन्यथा जयकार कर रही भीड़ की ओर हाथ हिलाया। शाही शूरवीरों के पीछे डेल्टा की ओर लौट रहे लोग भी कम प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। वे लोग जिनका स्तर लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग करने के लिए बहुत कम था और अब अनुभवी लड़ाकों के लिए बढ़ गए थे। पीछे से आम सैनिक आए। गामा और चिमेरा के शरणार्थी परेड में शामिल नहीं थे। क्या उन्हें पहले ही उनके आवास पर पहुंचा दिया गया था? मिनासमार के समूह को नजरअंदाज करना मुश्किल था और राजकुमारी उनकी ओर देखकर मुस्कुराई, खास तौर पर सेठ और फिन की ओर जो उसके कंधे पर बैठे थे। उसने उनकी ओर हाथ भी हिलाया। परेड के बाद अजुल और टीम के बाकी सदस्य चिमेरा की तलाश के लिए सैन्य आवास की ओर चले गए, जबकि सेठ और अन्य लोग उस दिन बाद में भोज की तैयारी के लिए पहले मिनासमार लौट आए। एड्स बाय पॉप फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 387 शैतान और राक्षस एक साथ शराब पीते हैं। सर्वनाश का लोहार C387 शैतान और राक्षस एक साथ शराब पीते हैं। एड्स बाय पॉप फ्यूचर अध्याय 387 शैतान और राक्षस एक साथ शराब पीते हैं। शाम को सेठ और मिनासमार के स्वामी ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और आवास के पास ही एक जगह पर स्वागत भोज में शामिल हुए। वे मिनासमार के प्रतिनिधि थे और राजकुमारी को जानते थे।
और वे टीम 3 की तलाश में जा सकते थे। लिडिया और उसकी टीम अभी तक वापस नहीं लौटी थी और वे भोज के दौरान उनकी और चिमेरा की तलाश में जा सकते थे। उनमें से ज्यादातर ने शाम के समय की खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी, सिवाय कुछ लोगों के। उदाहरण के लिए जोना ने अपना मुखौटा पहने रहने पर जोर दिया, लेकिन वह सबसे बुरा नहीं था। अपने सभी दोस्तों में से टेकर सबसे अलग दिख रहा था। वह चलता फिरता किला लग रहा था। लंबा आदमी भीड़ में फेंके गए टैंक जैसा दिख रहा था। रक्षा कट्टरपंथी ने सेठ द्वारा उसके लिए बनाए गए नए कवच को दिखाने पर जोर दिया था। लेस देन महान वानरों का कवच। अद्वितीय अद्वितीय कवच सेट 1/8। भौतिक रक्षा 3100। मैग डिफ 2300। स्थायित्व 5000। 1 सभी पृथ्वी गुण कौशलों के प्रभाव में जोड़ 15% की वृद्धि। 2 अनब्रेकिंग कवच स्थायित्व धीमी गति से कम हो जाएगा। 3 30% शक्ति प्रतिबिंब। 4 अवरोधों की शक्ति में जोड़ 25% की वृद्धि। 5 जोड़ 70 ताकत। 6 जोड़ 70 इच्छा शक्ति। 7 जोड़ 70 धीरज। अब तक बनाए गए सबसे भारी कवच सेटों में से एक के कवच का केंद्रीय भाग। इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार शिल्पकार स्मिथ है, जो दूसरों के साथ अतीत के आघात को साझा करने का प्रयास करता है। इस वस्तु को शक्ति प्रदान करने के लिए विशेष तकनीकों और ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग किया गया था। एक बार जब कवच की शक्ति के बारे में अफवाह फैल जाती है या यह उपयोगकर्ताओं को किंवदंती बनाने में भूमिका निभाता है, तो यह वस्तु किंवदंती बन सकती है। सेट प्रभाव 8/8। सक्रिय कौशल क्राई ऑफ एरिस, कोई लागत नहीं, कूलडाउन 15 मिनट। युद्धघोष की सीमा में आने वाले सभी आक्रामकता को अवशोषित कर लिया जाता है तथा दोगुना कर दिया जाता है। आवश्यकताएं 300 शक्ति, 300 सहनशक्ति ग्रेटर दैन। लेस देन भारी बुगम ग्रेटर दैन की विशाल मात्रा पर अपना हाथ रखने के बाद सेठ ने टेकर को घृणित कठिनाई के बॉस स्तर के चरित्र के समान बनाने की योजना बनाई। बेस्टियन ने कवच के वजन के आधार पर टेकर को अवरोध कौशल और रक्षा प्रदान की। बेस्टियन की इन विशेषताओं का पालन करते हुए सेठ ने कवच की रक्षा और वजन को अधिकतम करने के लिए लेस देन भारी बुगम ग्रेटर दैन और लेस देन कृत्रिम मैग्नेटियम ग्रेटर दैन के मिश्रण का उपयोग किया। दिव्य जादू एरिस का अभिशाप को छोड़कर, जो उस विशाल वानर की विशाल आत्मा के साथ तालमेल बिठाने के बाद थोड़ा बदल गया, जिसका उपयोग उसने पूर्ण कवच के लिए किया था। ये वह आत्मा थी जिसे उसने छद्म दलदली ड्रैगन के साथ अपनी लड़ाई के बाद एकत्र किया था। चूंकि द बेस्टियन ने कवच के वजन के अनुसार अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी और जब वह आगे नहीं बढ़ा, तो सेठ ने उसके लिए एक विशाल कछुए के खोल से एक विशाल ढाल बनाई, जो उसे भंडारण में मिली थी, और लेस देन कृत्रिम मैग्नेटियम ग्रेटर दैन के साथ मजबूत किया। भंडारण कक्षों को देखकर सेठ का दिल खुशी से भर गया था। उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके दोस्तों और ओथगॉड ने जो सामग्री इकट्ठी की थी, उसमें से बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं बिकी थी। सामग्रियों से भरे कमरों के दृश्य और अपने दोस्तों के प्रति आभार, यही सबसे बड़े कारण थे जिसके कारण उन्होंने घर में बनाई गई कुछ वस्तुओं पर पुनः काम करने के लिए अपना कुछ समय निकाला। कछुआ कवच का धीमा प्रभाव था, जिसके बदले में अवरोधन करते समय बचाव को बहुत बढ़ाया जा सकता था। सेठ ने ग्राउंड एंकर की एक पंक्ति भी जोड़ी जो जमीन को भेज सकती थी और अतिरिक्त समर्थन दे सकती थी। लेस देन सुस बुलवार्क एड्स बाइप ऑफ फ्यूचर। अवशेष भौतिक रक्षा 3300 जोड़ 350। मैग डिफ 2500 जोड़ 350। स्थायित्व 5000। 1 ब्लॉक करते समय जोड़ 200% रक्षा। 2 -30% गति। 3 अनब्रेकिंग कवच स्थायित्व धीमी गति से कम हो जाएगा। 4 बोझ वस्तु का वजन दोगुना हो जाता है। 5 जोड़ 30% शक्ति प्रतिबिंब। 6 बाधाओं की ताकत में जोड़ 25% की वृद्धि। एक शानदार ढाल इतनी भारी कि यह किसी भी आम आदमी को कुचल सकती है। क्राफ्ट्समैन स्मिथ के हाथ से एक और समझ से परे टुकड़ा। तकनीकी विवरण ब्लॉक करते समय जोड़ 10% रक्षा प्रदान करते हैं। एक बार जब ढाल की शक्ति के बारे में अफवाह फैल जाती है या यह उपयोगकर्ता को किंवदंती बनाने में भूमिका निभाती है, तो आइटम पौराणिक बन सकता है। आवश्यकताएं 400 शक्ति ग्रेटर दैन। सौभाग्य से टेकर उस विशालकाय क्लब को इधर उधर नहीं घसीट रहा था, जिसे सेठ ने एक बड़े ब्रेक की जान से बनाया था। यह आखिरी टुकड़ा था जो बॉस मॉब सौंदर्य को पूरा करता। उनका समूह उन कई लोगों में से एक था जो व्यस्त राजकुमारी का स्वागत कर रहे थे, जो बहुत से लोगों से निपटने में व्यस्त थी। इसके बावजूद उसने सेठ से बाद में मिलने के लिए समय निकाला। सेठ को भोज में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वहां बहुत से प्रभावशाली लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे। उसे यह और भी बुरा लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमारी से थोड़ा ही कम व्यस्त था। एड्स बाइप ऑफ फ्यूचर। बहुत सारे व्यवसाय अचानक मीनास मार के टावर मास्टर की तलाश में आ गए। वे न केवल एक गिल्ड थे, बल्कि राजस्व का एक बड़ा स्रोत भी थे जिसमें लोग निवेश करना चाहते थे। सेठ ने अपने लोगों को संकेत दिया, शौचालय जाने का बहाना बनाकर परिसर से भागने से पहले कुछ आधे अधूरे उत्तर दिए। उन्होंने राजकुमारी का अभिवादन किया था, उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। अब वे अंततः पास के आवासों में जाकर चिमेरा से मिल सकते थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां बहुत ज्यादा जोश वाली पार्टी चल रही थी। चिमेरा ने प्रशिक्षण मैदान में बड़ी आग जलाई थी और भोज के लिए रखी शराब को लूट लिया था। उनमें से उन्होंने लिया अजुल और टीम के बाकी सदस्यों को भी खुशी खुशी शराब पीते और हंसते हुए पाया। गामा के कई लोग भी इस उल्लासमय आयोजन में शामिल हुए थे। अपनी अजीबोगरीब शक्ल सूरत के बावजूद वे इस समूह के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। सेठ को एहसास हुआ कि वह व्यर्थ ही चिंता कर रहा था और वह राहत से मुस्कुराया। ये जगह उस कठोर बैंक्वेट हॉल से कहीं ज्यादा मजेदार लग रही थी। कारवां लीडर, हमारे साथ आओ, चिमेरा के वर्तमान नेता अजुल के दाहिने हाथ वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा। वह एक बहुत बड़ा आदमी था जिसके शरीर पर भालू के जानवर का फर था और सिर एक और का था। उन्हें दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मीनास मार के लोग खुशी खुशी शामिल हुए। लिंक ने अपना खाना और पेय पदार्थ खुद ही लाया और माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो गया। सेठ और मीना ने पीना शुरू कर दिया और जल्द ही लोग बेहोश होने लगे। अंत में शराब के दानव ने सभी को हरा दिया। जब सेठ फिर से उठा तो उसने सीधे सो रही मीना के चेहरे को देखा, जो उसके ऊपर लेटी हुई थी। चारों ओर देखने पर पता चला कि प्रशिक्षण मैदान में सो रहे लोग और चिमेरा बिखरे पड़े थे। ये दृश्य काफी मजेदार था, जिसमें कुछ मानव शराब पीने वाले साथी अपने चिमेरा दोस्तों की बाहों में, अक्सर कई सोते हुए अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ जोड़े तो इससे भी आगे बढ़ गए। ऐसी तस्वीरें जो लोहार की यादों में हमेशा के लिए बस गई होंगी और उसे उसके बुरे सपनों में सताएंगी। उसने दूसरे और चिमेरा के कार्यकारी नेता को जगाया, एक बहुत ही मौलिक व्यक्ति जिसने अपना नाम ऑबर्ट रखा था क्योंकि उसका सिर ऑफ जैसा था और फर भालू जैसा था। सेठ ने आधे सोए हुए चिमेरा को एक संदूक थमा दिया। ये ले लो, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन अंगूठियों के साथ तुम मीनास मार में प्रवेश कर सकोगे। ये सही है। लिडिया ने चिमेरा को सीधे मीनास मार में नहीं लाया था। इसका कारण यह था कि उन्हें अभी भी अपनी नागरिकता के आधिकारिक होने का इंतजार करना था। यह उस सौदे का हिस्सा था जो सेठ ने बचाव बलों के साथ किया था जब उसने चिमेरा को उनके पास छोड़ा था। इसके बजाय अजुल ने संदूक ले लिया। यह आदमी इतना नशे में है कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है। मैं फिलहाल उनके साथ रहना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी को उनकी अंगूठी मिल जाए। हाँ, इस तरह से यह बेहतर होगा। धन्यवाद अजुल। बेहोश मीना और सोए हुए फिन को उठाकर दोनों ने शीशे में गहराई तक देखा। सेठ अन्य लोगों के साथ मीनास मार लौट आया। कुछ दिनों बाद उसे राजकुमारी से एक संदेश मिला जिसमें राजकुमारी द्वारा बुलाई गई मुलाकात के बारे में बताया गया था। निमंत्रण में उसे राजकुमारी के निजी भवन में आमंत्रित किया गया था। लोहार कभी अंदर नहीं गया था, लेकिन वह इस जगह को जानता था क्योंकि मीना और अन्य ने यहाँ काम किया था जब वह पहली बार डेल्टा आया था। यह साम्राज्य की शैली में निर्मित एक भव्य उल्लेख था और साम्राज्य के दूतावास के करीब था। उसके मन में कुछ अकलें थीं, लेकिन अंततः वह जिज्ञासावश उस स्थान में प्रवेश कर गया। चलो देखते हैं राजकुमारी क्या चाहती है, उसने गार्डों को पार करके अंदर जाने से पहले खुद से कहा। एड्स बाइप ऑफ फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 388 बंधन पर अड़े रहना। सर्वनाश का लोहार C388 तार पर अड़े रहना। एड्स बाइप ऑफ फ्यूचर अध्याय 388 बंधन पर अड़े रहना। गामा एक राजसी शेर में तब्दील हो चुके जिन पर सवार होकर यात्रा करते हुए वाई सिटी से गामा तक की यात्रा में उसे केवल कुछ ही दिन लगे थे। अपने मूल स्थान पर लौटना एक तरह से पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला अनुभव था।
उन दिनों से बहुत कुछ बदल गया था जब ज़ार्किस बड़े पैमाने पर थे और लोग केवल पागलों और राक्षसों से बचने के लिए आश्रय में छिप सकते थे जो टूटी हुई कालकोठरी से लगातार आते रहते थे। उसने पाया कि गामा में एक अस्थिर व्यवस्था ने जड़ें जमा ली थी। क्रोना साम्राज्य और अर्गेनोरे नामक किसी चीज के बीच एक नाजुक संतुलन। दोनों ही दूसरी दुनिया से आए आक्रमणकारी थे, एक इंसान और एक मरे हुए राक्षस ने मरे हुओं की भीड़ के बारे में सुना था इससे पहले कि उसे उन लोगों द्वारा धोखा दिया जाता जिन्हें उसने बचाने की कोशिश की थी। उस समय उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला था। उसने वाई सिटी में साम्राज्य के बारे में सुना था, वे राक्षसों के समान ही कनेक्शन के माध्यम से आए थे। ये क्रोना साम्राज्य ही था जिसने डेल्टा को बचाया था और बचे हुए लोगों को निकालने के लिए अर्गेनोरे के साथ बातचीत की थी। यकीनन यह उस अराजकता से बेहतर था जो उसके समय में व्याप्त थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। इन लोगों ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें मोक्ष मिल गया? उसने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। वे उसके साथियों, उसकी बहन के प्रेमी, इस दुनिया में उसके द्वारा छोड़ी गई हर चीज की मौत के लिए जिम्मेदार थे। पुरानी जगहें, पुराने चेहरे देखकर वह क्रोध जो उसने सोचा था कि ठंडा हो गया है, एक बार फिर भड़क उठा। हालांकि वह पीछे हट गई, वह बदला लेने नहीं आई थी। लेस देन हॉट ऑफ स्टील ग्रेटर देन ने उसे इन भावनाओं से लड़ने में मदद की जो केवल उसके उद्देश्य में बाधा डालती। वह ज़ार्कॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आई थी कि दुष्वप्न वास्तव में समाप्त हो गया था। अपने चेहरे पर हुड को गहराई से ढके हुए वह शरणार्थी शिविर में प्रवेश कर गई जिसे स्टार्टर विलेज नामक जगह के बाहर बनाया गया था। वह जितनी गंभीर थी उसे भी इस विडंबना पर मुस्कुराहट आ गई कि इसे स्टार्टर विलेज जैसा कुछ कहा जा रहा था जहां खेलों में नए खिलाड़ी पहली बार पैदा होते थे। लेकिन कोई भी उसके होठों पर खेलती हुई हल्की मुस्कान को नहीं देख सकता था। वह किसी को अपना चेहरा दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जब से उसने राक्षस की कक्षा ली थी तब से उसका चेहरा बदल गया था। जैसे जैसे भयंकर भूख ने उसे मानव मांस खाने के लिए मजबूर किया, उसने जितना अधिक मांस खाया उसका रूप रंग बदलता गया। उसके दांत पिशाचों की तरह बड़े हो गए थे और उसकी आंखों की पुतलियां इंद्रधनुषी सुनहरे रंग की हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बदलाव तब और भी स्पष्ट हो गए जब विदेशी की अजीबोगरीब तरकीबें उस पर हावी होने लगी। उसे अपनी विशेषताओं को छिपाने के लिए हुड की छाया पर भी भरोसा नहीं था और लोगों के बीच रहने पर वह हर समय एक निम्न स्तरीय भ्रम को सक्रिय रखती थी। वहां बहुत से लोग, शरणार्थी और सैनिक थे, यहां तक कि उनके बीच अलग अलग शक्ल सूरत वाले कुछ जीव भी थे जो मजे से शराब पी रहे थे। माहौल अच्छा लग रहा था और उसे जल्द ही बातचीत से पता चल गया कि ऐसा क्यों है। रॉयल्टी किसी बचाव अभियान या ऐसे ही किसी काम से सफलतापूर्वक लौटी थी। खुशमिजाज भीड़ और अराजकता ने उसके लिए वह जानकारी हासिल करना आसान बना दिया जिसकी उसे तलाश थी। उसने बस क्रोना साम्राज्य के निचले स्तर के अधिकारियों में से एक को चुना जिसे वह हेरफेर करने में विश्वास रखती थी और उसे बहकाया। उसके उच्च स्तर के भ्रम जादू और उसके आकर्षक वक्रों के सामने वह आदमी विरोध नहीं कर सका। उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। वह उन लोगों में से एक था जो बचाव अभियान से मित्र देशों की सेना के साथ लौटा था। उस आदमी ने उसे ज़ार्किस्टों के साथ लड़ाई और उसके अचानक अंत के बारे में बताया। कैसे मिनास मार्केट आवा मास्टर ने भागने वालों के कारवां का नेतृत्व किया और ज़ार्कॉन के चैंपियन को खत्म करने के लिए वही जिम्मेदार था। वह उस जगह पर जाना चाहती थी और उस आदमी ने उसके लिए एक नक्शा भी बनाया था ताकि वह उसे ढूंढ सके। ये सब उसके कानों में फुसफुसाए गए कुछ मीठे शब्दों और अकेले में आनंद लेने वाले एक सुखद सपने की कीमत पर, जबकि वह पहले ही अपनी नई मंजिल के लिए निकल चुकी थी। उसने यह नहीं देखा कि एक छाया उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। बाद में जब वह गामा को अपने जिन की पीठ पर छोड़ चुकी थी, उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपने पीछा करने वाले को पकड़ने के लिए उसने एक भ्रमपूर्ण व्यूह रचना फेंकी और जंगल में एक खुले स्थान पर रुक गई। एओई भ्रम तकनीक के अलावा वह जिनसे कूद गई, बीच में ही युद्ध के लिए तैयार हो गई। उसकी उंगलियों से काले जहरीले पंजे फैल गए और छोटी सी महिला उभरी हुई मांसपेशियों के साथ 3 मीटर की विशालकाय महिला के आकार की हो गई। उसकी सुनहरी आंखें रात को चीरती हुई उस काले व्यक्ति पर टिकी रहीं जो उसके जादुई जाल के रेंजर के ठीक बाहर रुका हुआ था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसके मुंह से गर्म भाप निकली और वह दूसरे के हमला करने पर जादू से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो गई। शांत हो जाओ, अगर हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो हम बहुत पहले ही ऐसा कर सकते थे। आकृति ने शांति से कहा और अचानक उसके जादू के किनारे पर 6 और छायाएं प्रकट हुई। वह पहले से ही घिरी हुई थी। नहीं, इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि वे वहां थे। इसका मतलब था कि उसके सामने जो छाया थी उसने जानबूझकर अपना अस्तित्व प्रकट किया था। इसका यह भी मतलब था कि जंगल में अभी भी कई छायाएं छिपी हो सकती हैं। इस विचार से वह लगभग घबरा गई, लेकिन छाया ने जो कहा वह सही था। वे कभी भी उस पर घात लगा सकते थे। उसने अपने विचारों को शांत किया और अपने पंजे नीचे कर लिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने संयम से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी लेडी आपसे बातचीत करना चाहती हैं। आपकी महिला क्रोना की राजकुमारी लीना, साम्राज्य की राजकुमारी, वह मुझसे बात क्यों करना चाहेगी? आपने हमारे लोगों में से एक को छुआ है। तथ्य यह है कि आपने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। यही एकमात्र कारण है कि यह एक सभ्य बातचीत बनी हुई है। हालांकि आपके कौशल आकर्षक हैं और आपकी क्षमता अज्ञात है। आप एक छिपी हुई प्रतिभा हैं। यही कारण है कि महिला आपसे बात करना चाहती है। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? बेशक, उससे हल्की फुल्की बातचीत के लिए मिलना या फिर जंजीरों में जकड़े हुए मिलना। चुनाव आपको करना है। उसकी आंखें अपने चारों ओर मौजूद आकृतियों को स्कैन कर रही थीं। वह उनका स्तर, उनकी शक्ति नहीं देख पा रही थी। वह उनकी आत्माओं का पता भी नहीं लगा पा रही थी। लेकिन वह एक तथ्य के रूप में जानती थी, वे असली और शक्तिशाली थे। बहुत ही डरावने ढंग से। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम में से किसी राजपरिवार के सदस्य के लिए कुछ समय निकाल सकती हूँ, उसने कहा और अपने छोटे आकार में वापस आ गई। अच्छा विकल्प। छाया की आवाज बहुत अधिक मित्रवत और थोड़ी राहत भरी लग रही थी। इससे उसे तसल्ली हुई। वह जानती थी कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उनमें से कोई भी लड़ाई में चोटिल हो जाएगा। ऐसा लगता था कि उसके साथ दोस्ताना रिश्ता उनके लिए ज्यादा बेहतर था। जबकि अन्य छायाएं फिर से अपनी उपस्थिति छिपा रही थी, वह जिनकी पीठ पर अपने नेता का पीछा करती रही। वह उसे वापस टाटा गांव ले गया। उनकी मंजिल एक छोटी लेकिन भव्य इमारत थी। जिनको वापस भेजने के बाद उसे एक कार्यालय में ले जाया गया। सजावट गरिमापूर्ण और महंगी लग रही थी, लेकिन भव्य नहीं थी। एक खूबसूरत महिला जिसका मेकअप काफी आधुनिक शैली का था, लेकिन कपड़े विदेशी शैली के थे, डेस्क पर बैठी हुई उसे देख रही थी। ये राजकुमारी रही होगी। तो तुम वही लड़की हो जिसने मेरे एक आदमी पर मायावी जादू का प्रयोग किया था? लीना ने मित्रतापूर्वक पूछा। हाँ, उसने सावधानी से उत्तर दिया। ये व्यक्ति नाराज नहीं लग रहा था, लेकिन जो लोग उसकी जान ले सकते थे उनसे वह थोड़ी डरी हुई थी। आपने ज़ार्किस्टों के बारे में जानकारी मांगी थी। ज़ार्कॉन के चैंपियन के साथ आपका क्या संबंध है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और राजकुमारी को घूरने लगी। क्या इस औरत का मतलब यह था कि उसका उस कमीने से रिश्ता था? मुझे लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आपको वह पसंद नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप पूरी तरह से इंसान नहीं हैं। क्या यह आपकी क्लास का साइड इफेक्ट है या आपने कुछ अजीब निगल लिया है? राजकुमारी ने अचानक पूछा। उसे एहसास हुआ कि वह अपना चेहरा छुपाने वाले भ्रम जादू को पुनः लागू करना भूल गई थी। चिंता मत करो, यहाँ कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, राजकुमारी ने उसे आश्वस्त किया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? आदर्श स्थिति में मैं आपकी मदद करना चाहूंगी और आपसे क्रोना साम्राज्य में शामिल होने के लिए कहूंगी, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। ये टिप्पणी उसके चेहरे पर तमाचे की तरह थी। उसकी मदद करो, और वह बिना कुछ जाने उसे भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। क्या वे उसे उसी क्षण दांव पर नहीं लगा देंगे जब उसने उन्हें अपनी कक्षा के बारे में बताया? लेकिन क्या उसके पास वास्तव में कोई विकल्प था? बेशक, मुझे पहले आपका लक्ष्य जानना होगा। वह निश्चित थी कि इन लोगों पर भरोसा करे या नहीं। वह अपने बचाव के लिए संघर्ष नहीं कर सकती थी। शायद वह झूठ बोल सकती थी। नहीं, जादू के बिना वह बहुत बड़ी झूठ बोलने वाली थी। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी और आखिरकार उसने गहरी सांस ली। भाड़ में जाए, राक्षस लड़की ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने शराबी की तरह सब कुछ उगल दिया। उसे बात करने के लिए कोई नहीं मिला था और अब उसके सारे बंधन टूट गए। सारी त्रासदियां, उसकी आत्मदया और घृणा, वह घंटों तक बड़बड़ाती रही। एक बार तो वह रोने भी लगी थी। लीना भी एक बार रो पड़ी थी। गार्डों को काफी असहज महसूस हुआ।
कहानियों और व्यक्तिगत दुखों के अव्यवस्थित मिश्रण को सुनने के बाद लीना अपने सामने खड़ी उस गरीब लड़की के प्रति सहानुभूति जताने से खुद को रोक नहीं सकी। यदि आपकी इच्छा शेष बचे जार किस से छुटकारा पाने की है तो मेरे पास आपके लिए एक सुराग हो सकता है, उसने कहा और अपनी सूची से कुछ निकाला। यह एक मोटे तौर पर चौकोर धातु की प्लेट थी। यह मुड़ी हुई थी और आधे पिघले हुए शिलालेखों और जादुई घेरों से ढकी हुई थी, लेकिन बाहरी दिखावट मायने नहीं रखती थी। रोने से थोड़ी सूजी हुई लड़की की सुनहरी आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि धातु के इस टुकड़े में वास्तव में एक जीवित आत्मा का निवास था। ये कैसे संभव था? ये सब नहीं था। धातु की प्लेट के भीतर जलती हुई आत्मा से सैकड़ों बंधन अनंत में फैल गए, दूर दूर तक अपनी रोशनी खोते चले गए। वह जानती थी कि ये बंधन ही थे जो जारकिस्टों को जीवित रखते थे और उनकी आत्मा को आगे बढ़ने से रोकते थे, भले ही उनका शरीर मर रहा हो। इन बंधनों का केंद्र होने का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। यह ज़ारकॉन के चैंपियन की आत्मा थी। यह मरी नहीं थी बल्कि धातु के इस साधारण टुकड़े में बंद थी। इसके साथ वह दुनिया में बचे हुए सभी जारकिस्टों का शिकार कर सकती थी। हमारे दृष्टाओं को ये तब मिला जब हम जारकिस्टों को खत्म करने का तरीका खोज रहे थे। उनका एक भाग्य है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाए कि इसका सही कारण क्या था। हालांकि आपको लगता है कि इसका कोई अंदाजा है। उसने अपनी लार निगल ली और शांत रहने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। उस प्लेट के बदले में आप मुझसे क्या मांगोगे? बस एक एहसान और अपना कुछ समय। कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हम पास एक सौदा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 389। काश बार मेरे साथ होता। सर्वनाश का लोहार C389। काश बार मेरे साथ होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 389। काश बार मेरे साथ होता। सेठ को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। यह अष्टकोण जैसा आकार का था और कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी भारी भरकम मेज रखी थी। गोल मेज पर राजकुमारी बैठी थी। कुछ लोग थे जिन्हें सेठ नहीं जानता था और एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह नहीं जानना चाहता था। डेस्क पर बैठे लोगों में से एक स्वयंभू साहसी राजा था। टूर्नामेंट की घटना के बाद सेठ ने इस व्यक्ति के अस्तित्व को भूलकर शांति का मधुर समय बिताया था। उसका नाम क्या था? सेठ ने याद करने की कोशिश की। जब दूसरे ने सेठ को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह अपनी सीट से उछल पड़ा। ये धोखेबाज यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम मुझे महान डेरोग को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपने हाथों को इधर उधर फेंकते हुए कहा। हाँ, यही उसका नाम था, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था? ये कौन है जो मुझ महान व्यक्ति की उपस्थिति में इस तरह अहंकार से अपना नाम घोषित कर रहा है? पफल्स ने अप्रसन्न होकर कहा। हाँ, महानता से घिरे सेठ उस सीट पर बैठ गए जो उन्हें दिखाई गई थी। कृपया शांत हो जाइए मिस्टर डेरोग। मुझे नहीं मालूम कि आपके बीच क्या हुआ, लेकिन मिनास मार ने मुझे वह नहीं दिया जो उन्हें देना था। यही चल रहा है। मेरे द्वारा टूर्नामेंट जीतने के बाद उन्होंने मेरा पुरस्कार रोकने के लिए छायादार बहाने का इस्तेमाल किया। अभिमानी हंस ने राजकुमारी को बाधित किया जिसने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। ये बहानेबाजी है, सेठ ने मन ही मन सोचा जब वह बाहुबली बड़बड़ा रहा था। वह आदमी गुस्से में था और अपनी मुट्ठी से मेज पर लगातार वार कर रहा था। उन्होंने घोषणा की कि कोई विजेता नहीं है क्योंकि मेरे प्रतिद्वंद्वी और टावा मास्टर का अपहरण जारी है। चूंकि मेरा प्रतिद्वंद्वी मौजूद नहीं था इसलिए मुझे डिफॉल्ट रूप से जीतना चाहिए था। उन्होंने सचमुच हवा में उद्धरण दिए। सेठ ने अविश्वास से उस उग्र आदमी को देखा। वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। उसने मन ही मन ये नोट कर लिया कि वापस आने पर वह मैरी और जेन की प्रशंसा करेगा। वह अपने चेहरे पर एक विनोदी मुस्कान के साथ डेरोग के उग्र व्यवहार का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं सका। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? अगर यह कोई आधिकारिक कार्यक्रम न होता तो मैं पहले ही तुम्हें जमीन पर पटकना शुरू कर देता। सेठ ने आश्चर्य से भौहें उठाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी चतुराई होगी। राजकुमारी के सामने सिर्फ मेज पर हाथ मारना और एक छोटे बच्चे की तरह रोना। सच में तुम्हारे संयम की कोई सीमा नहीं है। लोहार ने उसका मजाक उड़ाया। आप एड्स बाय पब फ्यूचर। रुको डेरोग, बैठ जाओ। अपने निजी मामले किसी और समय पर सुलझा लो। राजकुमारी ने आखिरकार गंभीरता से कहा। उसके लहजे से साफ पता चल गया कि यह मामला खत्म हो चुका है, वरना किसी को बाहर निकाल दिया जाता और सेठ वह नहीं था। क्रोधित होकर साहसी राजा चुप हो गया और वापस बैठ गया। ओह, ये कितना मजेदार टेबल राउंड था। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। बर्फ जैसे सफेद बाल और लाल आंखों वाला एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और खाली कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। नहीं, कोई आदमी नहीं। सेठ को वह याद आ गया। ये वही धुंध दानव था जिसने टूर्नामेंट के दौरान डेरोग से लड़ाई की थी। ऐसा लग रहा था कि डेरोग कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि लीना उसे एक तरफ से देख रही है तो वह चुप हो गया। वे 2 मिनट तक अजीब सी खामोशी में इंतजार करते रहे। तभी 3 और जाने पहचाने चेहरे सामने आए। मार्सेल, एल्जा और बोल्डर गिल के ब्रॉयर एक साथ दिखाई दिए। चूंकि आखिरकार सभी लोग यहाँ आ गए हैं, इसलिए हम आधिकारिक तौर पर इस बैठक को शुरू कर सकते हैं। राजकुमारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। आप सभी लोग महान प्रतिभा और शक्ति वाले लोग हैं जो उससे या उससे जुड़े हुए हैं। मैंने आज आपको इकट्ठा किया है क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हर साल एम्पायर विदेशी दुनिया में निवेश के महत्व का मूल्यांकन करेगा और परिस्थितियों के आधार पर यह तय करेगा कि इसमें और अधिक शामिल हुआ जाए या पीछे हटा जाए। जैसा कि आपने सुना होगा, समुद्री साम्राज्य ने उर्फ पर अपने प्रयासों को मजबूत किया था और बीटा पर आक्रमण किया था। इसके अलावा उर्फ अपने आप में काफी खतरनाक दुनिया है। साम्राज्य के भीतर गुटों ने उर्फ पर हमारे प्रयासों के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं क्योंकि हमें देर सवेर उनका सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर किसी नई दुनिया का इतनी जल्दी परीक्षण नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी वजह से हमें अब से 3 महीने बाद होने वाले अगले मूल्यांकन में हिस्सा लेना होगा। आप उर्फ पर साम्राज्य से जुड़े सबसे होनहार व्यक्ति और नेता हैं। मैं आपसे इस बार के मूल्यांकन में हिस्सा लेने के लिए कहना चाहता हूं। आपके प्रदर्शन के आधार पर मैं उर्फ की भविष्य की स्थिरता के लिए अधिक धन और सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं। राजकुमारी की बात समाप्त होने के बाद कमरे में शांति छा गई। सेठ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने ओरा की अपनी यात्रा के दौरान इस प्रथा के बारे में सुना था। हालांकि उसने जो सुना था वह राजकुमारी द्वारा बताए गए वर्णन से थोड़ा अलग था। सिंहासन के कई उत्तराधिकारियों को उपनिवेश विकसित करने के लिए नई दुनिया में भेजा जा रहा है, लेकिन जब टोरे ने उसे ओरा के इतिहास के बारे में बताया तो उसे याद आया कि इन मूल्यांकनों के पीछे एक अलग कारण था। यह उत्तराधिकारियों की क्षमता और शासन करने तथा समस्या समाधान में उनके कौशल का आकलन करने के लिए था। इसका मतलब यह नहीं था कि मूल्यांकन आगे के निवेश के मूल्य का आकलन करने के बारे में नहीं था। ये भी बहुत संभावना थी कि अगर राजकुमारी अच्छा प्रदर्शन करती तो वह अधिक समर्थन जुटाने में सक्षम होती। जब सभी लोग अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे, सेठ की तरह अचानक कोई बोल उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजकुमारी, जानकारी रोकना अच्छी बात नहीं है। ये राक्षस बोल रहा था। आप क्या करते हैं? बिना रुके दानव ने जोर से वही कहना जारी रखा जो सेठ ने अभी सोचा था और भी गहराई से। राजकुमारी सिंहासन की उत्तराधिकार में 24वीं थी और वह 3 अन्य लोगों के साथ एक ऐसे पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी जिसे वह एक प्रांत की रानी बन सके। यह उससे थोड़ा कम नाटकीय था। यदि वह सीधे सम्राट की सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही होती, फिर भी उसने मूल्यांकन में शामिल होने की घोषणा करने से पहले सभी के सामने उसके रहस्यों को उजागर कर दिया। राजकुमारी को कोई नाराजगी नहीं थी, जबकि दानव ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराकर अपनी बनाई स्थिति को देखा। सेठ की तरह, जिसे यह बात पसंद नहीं थी कि उसने जानकारी छिपाई, मेज के आसपास के ज्यादातर लोग अब इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वे शामिल हो या नहीं। यहाँ तक कि डेरोग भी चुप था, हालांकि उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह कुछ बेवकूफी भरा सोच रहा था। केवल एक लड़की और एक आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि राक्षस ने उसकी गति को रोक दिया है। राजकुमारी डगमगा गई और बस मेज पर बैठे लोगों को आपस में विचार विमर्श करते हुए देखती रही। सेठ ने थोड़ी मदद करने का फैसला किया। आप हमें यह बताएं कि यह मूल्यांकन वास्तव में क्या है, और मुझे यकीन है कि आप हमसे यह उम्मीद नहीं करते होंगे कि हम मानवता के नाम पर आपके साथ शामिल हो जाएं, है ना? सेठ द्वारा फेंकी गई जीवन रेखा को जल्दी से पकड़ते हुए वह एक बार फिर मंच पर आए और अपना भाषण जारी रखा। उसने बताया कि मूल्यांकन सम्राट द्वारा दिया गया रिक्वेस्ट होगा और उसे विवरण नहीं पता था। मूल्यांकन के लिए आवश्यकता ये थी कि प्रत्येक कॉलोनी को सबसे होनहार लोगों से एक दल बनाना था। दल क्वेस्ट पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।
पर्यवेक्षक उनके कार्यों और क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। उनका प्रदर्शन और खोज का परिणाम सभी अंतिम मूल्यांकन का हिस्सा होंगे। जहां तक पारिश्रमिक का सवाल है, चूंकि आप सभी अद्वितीय हैं, इसलिए मैं उन पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कोई भी कुछ नहीं बोला। हालांकि लोगों में पहले से ज्यादा सकारात्मक भाव थे, फिर भी कई लोग बिना पारिश्रमिक के बारे में बात किए ही माफी मांगकर चले गए। उसने प्रभावी रूप से उनसे एक अज्ञात समय के लिए एक विदेशी भूमि की यात्रा करने के लिए कहा। कार्य अस्पष्ट था, इनाम अस्पष्ट था और उनमें से कई के पास एक व्यवसाय था जिसे वे किसी शानदार खोज के लिए आसानी से पीछे नहीं छोड़ सकते थे। सेठ को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मार्सेल और ब्रॉय जैसे लोग रुके रहे, क्योंकि उनके पास नेतृत्व करने के लिए गिल थे। वह क्यों रुके, ये दिलचस्प लग रहा था। कौन जाने बिना ही छोड़ देगा कि वहां क्या हासिल होने वाला है। वह राजकुमारी को मूल्यांकन के लिए उधार दी गई तलवार के बारे में भी पूछना चाहता था। लोहार इतना आश्वस्त नहीं था कि वह अपने दोस्तों को ऐसे हथियार दे सके जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर साम्राज्य के मूल्यांकन सही साबित हुए तो वह उनके साथ सौदा करने के बारे में सोच सकता था। मैं सभी की उपस्थिति को जाने की सहमति के रूप में ले लूंगी, बशर्ते इनाम उचित हो। उन लोगों के जाने के बाद लीना बोली। अधिकांश ने सहमति में सिर हिलाया या बड़बड़ाया। तो फिर हम पुरस्कारों पर चर्चा शुरू करें। मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से मेरे कार्यालय में निजी बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। इस बीच हमने उन लोगों के लिए एक बुफे तैयार किया है जो यहां प्रतीक्षा करेंगे। कौन पहले जाना चाहता है? डेरो सन मर्दानगी वाला तुरंत आगे की ओर बढ़ा ताकि वह सबसे पहले आ सके। राजकुमारी थोड़ी उदास दिखी, लेकिन बाकी लोगों को पीछे छोड़कर उसके साथ चली गई। कमरे में सेठ सहित 11 लोगों का समूह रह गया था। उनमें 4 महिलाएं, 6 पुरुष और एक दानव था। जैसे ही सेठ बुफे के लिए आगे बढ़ा, एल्जा और मार्सेल उसके पास पहुंचे। ब्रॉय को भी साथ ले जाया गया। सेठ, मुझे पता था कि तुम भी यहाँ आओगे। जब से हम आखिरी बार मिले हैं तब से काफी समय बीत चुका है। मार्सेल ने बातचीत शुरू की। उसकी गर्मजोशी भरी आवाज स्वाभाविक रूप से करिश्माई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक गिल्ड लीडर था। हाँ, काफी समय हो गया है, सेठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जबकि उसने अपना बर्तन भर लिया। मुझे उसका परिचय करा दो। ये ब्रॉय है, बोल्ड गिल्ड का गिल्ड लीडर। हाँ, मुझे वह टूर्नामेंट से याद है। नमस्ते। हेलो। ब्रॉय ने प्रेरित होकर हाथ हिलाया। अगर वह मिनास मार्केट टावर मास्टर से संपर्क बना पाता तो शायद उसे शानदार उपकरण खरीदने का मौका मिल जाता। वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अभी भी यहाँ हो। क्या तुम्हारे पास देखभाल करने के लिए कोई गिल्ड नहीं है? सेठ ने हल्की फुल्की बातचीत की, लेकिन उनके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने एक ईंट गिरा दी थी। क्या चल रहा है? वास्तव में जब हम चले गए तो हमारे गिल्ड बिखर गए। ज्वालामुखी गिल्ड छोटे छोटे समूहों में टूट गया और माउंटेन गिल्ड प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था और पूरी तरह से बिखर गया। मार्सेल ने देर से समझाया। एल्जा ने उसकी ओर देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने आप को देखो, तुमने कुछ खोया, लेकिन क्या तुम्हें कुछ बेहतर नहीं मिला? एल्जा शर्मा गई और मार्सेल अजीब तरह से हंसने लगा। वर्तमान में उन्हें बोल्डर गिल्ड द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में काम पर रखा गया था, क्योंकि ब्रॉय उनका पुराना दोस्त था। उनके अलावा अन्य लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे और फिलहाल अपने अपने घरों में ही रह रहे थे। 10-15 मिनट बाद डेरोग और राजकुमार वापस आ गए। कमोबेश कई चोटिल और पीटे हुए डेरोग को दालान से दरवाजे के पीछे खींच कर ले जाते हुए देखा जा सकता था। उसके गाल पर गहरे नीले, लगभग काले रंग का हाथ का निशान चमक रहा था। यह आदमी संभवतः मूल्यांकन में शामिल नहीं होगा। टावर मास्टर, क्या आप मुझे आगे आने का सम्मान देंगे? सेठ ने उस बुफे की ओर एक लालसा भरी नजर डाली जिसे वह पीछे छोड़कर जा रहा था। अगर तुम मुझसे वादा करो कि मेरा अंत उसके जैसा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ भी अजीब करने की कोशिश करोगे। उसने एक धमकी भरी व्यावसायिक मुस्कान के साथ उत्तर दिया जो हर किसी के लिए थी। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 390 रेशियो 390। कुछ भी जो आप खो रहे हैं। सर्वनाश का लोहार सी 390 रेशियो 390। कुछ भी जो आप भूल रहे हैं। एड्स बाय फ्यूचर अध्याय 390 रेशियो 390। कुछ भी जो आप खो रहे हैं। एक बड़े शाही सैलून में बैठे हुए वे एक दूसरे के आमने सामने थे। बस एक छोटी सी कॉफी टेबल थी जिसमें मिठाइयां और पेय पदार्थ रखे हुए थे। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और बोली, सबसे पहले मुझे खुशी है कि आप तुरंत नहीं चले गए। मुझे पता है कि यह बहुत ज्यादा मांगना है क्योंकि आप खुद भी बहुत पहले वापस नहीं आए हैं। दूसरी ओर बीटा में स्थिति से निपटने में आपकी मदद देखने के बाद मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। सेठ ने अभी सिर्फ सुनने का फैसला किया और उसे जो चाय दी गई थी उसे पीते रहे। वह कॉफी पीने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे पता है कि मैं आपसे सद्भावना के कारण ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता। जब तक ये सीमा के भीतर रहेगा मैं आपको वह सब कुछ दे सकता हूं जिसकी आपको कमी है। वह क्या खो रहा था? सेठ को अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्टि महसूस हुई। वह अपनी कक्षा की सीमाओं का स्वतंत्र रूप से पता लगा सकता था। उसके पास सामग्री की कमी नहीं थी। लोहार को पहले से ही उन सभी सामग्रियों को देखने में कठिनाई हो रही थी जो उसके दोस्तों ने उसके जाने के दौरान एकत्र की थी। उसकी एक सुंदर प्रेमिका और विश्वसनीय मित्र थे। राजकुमारी के पास क्या है, वह क्या चाहता है, इस बारे में काफी देर तक सोचने के बाद अंततः उसे एक विचार सूझा। मुझे 2 और मशीनें चाहिए जो मन को संघनित करती हैं तथा मुझे अपने उद्देश्यों के लिए जितनी चाहूं उतनी मशीनें बनाने का अधिकार चाहिए। राजकुमारी, जो शान से कॉफी पी रही थी और उसे विचार विमर्श करते हुए देख रही थी, आश्चर्य में फव्वारा छोड़ बैठी। क्या तुम पागल हो? वह चिल्लाई और फिर जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वह जो मांग रहा था वह बहुत ही खतरनाक था। अत्यधिक संघनित ऊर्जा स्रोतों का स्वतंत्र रूप से उत्पादन करना, भले ही वह सिर्फ उसके अपने इस्तेमाल के लिए ही क्यों न हो। अगर वह हाथ से उत्पादित मिनास मार में से कुछ का इस्तेमाल करता तो यह एक बात थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसे अपनी मर्जी से कुछ करने की अनुमति देना पूरी तरह से अलग बात थी। मशीनें और क्रिस्टल साम्राज्य के सख्त नियंत्रण में थे। उत्पादित क्रिस्टल का इस्तेमाल आसानी से नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। इसमें मशीनों को बिजली देने, अवैध प्रयोगों से लेकर सीधे तौर पर मैना बम बनाने तक शामिल था। सेठ ने इसे टेबल पर फेंक दिया था क्योंकि यह गोलेम को पावर देने का एक आसान तरीका होता। बेशक यह अन्य विकल्पों की तरह कोई सेल्फ रीलोडिंग कोर नहीं था, लेकिन एक एक्सचेंज करने योग्य बैटरी के रूप में ये तेज गोलेम के लिए बहुत अच्छा होता। एड्स बाय फ्यूचर। चूंकि राजकुमारी को यह विकल्प नहीं सूझा, इसलिए उसने कुछ और सोचा। लेस दैन मिथिल ग्रेटर दैन की उत्पादन विधि के बारे में क्या ख्याल है? ये लेस दैन मिथिल ग्रेटर दैन का परिष्कृत संस्करण था। सेठ ने थियोक्रेसी के गढ़ को लूटते समय कुछ लेस दैन दोषपूर्ण मिथिल ग्रेटर दैन पर अपना हाथ जमाया था। यहाँ तक कि दोषपूर्ण संस्करण भी जादुई चालकता के मामले में लेस दैन फेस्टिव ग्रेटर दैन जितना ही अच्छा था। चलो उन जादुई क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं आपके नाम के तहत एक विशिष्ट राशि का बजट बनाने का एक तरीका ढूंढ सकता हूं। हमें बस एक अच्छा बहाना चाहिए, जैसे कि अनुसंधान। हाँ, जब तक इसे मंजूरी मिल जाती है हम खुश हैं। आप क्या सोचते हैं? ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इससे पहले कि मैं सहमत हूं, हमें राशि पर बातचीत करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि यह काम करे। और मुझे अभी भी मीना और अन्य लोगों के साथ इस बारे में बात करनी है। कृपया 1 मिनट रुकिए, उसने कहा और सेठ को मिठाइयों के साथ सैलून में अकेला छोड़ दिया। कितना असभ्य। सेठ ने अपना सिर हिलाया और सुनिश्चित किया कि जब तक वह वापस आएगी तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। पफल्स और इमुगी ने भी मिठाई का अपना हिस्सा लिया। आखिरी मिठाई के मेज से उठ जाने के कुछ समय बाद वह वापस लौटी। साफ की गई प्लेटों के सामने आकर वह एक पल के लिए रुकी। यह मेरा प्रस्ताव है। मैं आपको अपने उपयोग के लिए प्रति माह 150 मन क्रिस्टल का उत्पादन करने की अनुमति की गारंटी दे सकता हूं। मैं समझ गया। ठीक है, अगर तुम मुझे एक पल के लिए माफ कर दोगी। वह बैठा रहा और उसे घूरता रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी निजी बातें गलियारे में करूं? अपना समय लो, मैं दूसरों से बात करना जारी रखूंगी। वह उठकर चली गई। सेठ ने सबसे पहले मीना को फोन किया और उसे बताया कि अभी क्या हुआ था।
क्या आपको मूल्यांकन के लिए चुना गया है? आपको जाना होगा, उसने खुशी से कहा। एज बाय पर फ्यूचर, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि हमें कोरोना की राजधानी में जाने के लिए मुफ्त सवारी मिलती है। क्या आपको पता है कि उस शहर में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करना कितना कठिन है? इसके अलावा यह एक बड़ा मौका है। मूल्यांकन आमतौर पर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में प्रसारित किया जाता है। आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। इसका मतलब यह था कि भले ही राक्षस ने सारी बातें बता दी थी, लेकिन उसने सारी बातें नहीं बताई थी। मैं समझ गया, तो तुम्हें मेरे जाने से कोई परेशानी नहीं है, जब तक मैं तुम्हें छुट्टी पर अपने साथ ले जाऊं। ऐसा मत कहो कि मैं तुम्हें बेच रहा हूं। मैं लंबे समय से साथ में छुट्टियां बिताना चाहता था। हम क्रोन एक कालातीत शहर भी जा सकते हैं। मीना की उत्साहपूर्ण सहमति के बाद सेठ ने मैरी को व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए बुलाया। हालांकि उनकी अनुपस्थिति से कोई समस्या नहीं थी, जब तक कि उन्होंने दुकान और वाई सिटी के साथ उनके सौदे के लिए सामान का एक स्टॉक छोड़ दिया था। होइन, वेदान और सर्वेरस के साथ वह ऐसा करने के प्रति आश्वस्त था, इससे पहले कि उसे 3 महीने बाद रवाना होना था। ऐसा लग रहा था कि मीना की टिप्पणी को छोड़कर उनकी भागीदारी के रास्ते में कुछ भी नहीं था। सब कुछ प्रसारित किया जाएगा। सेठ को यकीन नहीं था कि वह इस बात से खुश था या नहीं। उसने उठ पर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के बारे में सोचा था, लेकिन साम्राज्य थोड़ा ज्यादा था। अगर वह अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन इतने बड़े दर्शकों के सामने कर पाता तो यह उसके लिए एक बढ़िया विज्ञापन होता। हालांकि ये वह नहीं था जो वह इस समय चाहता था। अगर वह सफल हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग, संभवतः बहुत से रईस उसकी सेवाएं मांगेंगे और वह बहुत व्यस्त हो जाएगा। भले ही वह अपने काम के लिए समय निकालने के लिए कमीशन ठुकरा दे, लेकिन इसका मतलब था कि वह अपनी पहुंच से बाहर के स्थानों पर अज्ञात लेकिन संभवतः शक्तिशाली लोगों का अपमान करेगा। वे बमुश्किल ही अंतर्राष्ट्रीय थे, बस अभी मिनास मार के लिए अंतर्यामी होने का समय नहीं आया था। कुछ समय तक इस समस्या पर विचार करने के बाद सेठ के मन में एक विचार आया, जिससे न केवल सबसे खराब स्थिति से बचा जा सके, बल्कि इस साहसिक यात्रा को एक सार्थक यात्रा भी बनाया जा सके। राजकुमारी, जो अगले साक्षात्कार के लिए गई थी, 10 मिनट बाद वापस आई जब एक गार्ड ने उसे बताया कि सेठ ने अपना निर्णय ले लिया है। मैंने सुना है आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। हाँ, मैं मूल्यांकन के लिए आने के लिए सहमत हूं, अगर मीना और अन्य लोग कोरोना में छुट्टी मनाने के लिए मेरे साथ आ सकते हैं। और क्रिस्टल समझौते की बात तो पहले ही करनी होगी, बेशक। बहुत बढ़िया। इस बात पर क्या मैं आपसे मूल्यांकन के सदस्यों को सुसज्जित करने के लिए कह सकता हूं? मैं उन लोगों के लिए सामान नहीं बनाता जिन्हें मैं नहीं जानता या जिन पर मुझे भरोसा नहीं है। वैसे भी तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम राजकुमारी हो, क्या तुम्हें उन्हें अच्छे सामान नहीं देने चाहिए? उसने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। मैं नहीं कर सकता। मूल्यांकन के नियमों के अनुसार प्रतिभागियों को बाहरी स्रोतों से मदद नहीं मिल सकती। यह इस डोमेन का मूल्यांकन है, इसलिए वे जो कुछ भी लेकर भाग लेंगे वह उससे ही आना चाहिए। उपकरण, औषधियां, भोजन, सब कुछ यही बनाया या पैदा किया जाना चाहिए। आपने मुझे इसमें शामिल होने के लिए नहीं कहा ताकि आपको मुफ्त उपकरण मिल सके, है ना? बस आपकी जानकारी के लिए, मेरा इरादा लोहार के रूप में शामिल होने का नहीं है, सेठ ने दृढ़ता से कहा। नहीं, एक लोहार के रूप में नहीं, नहीं, मैं एक कवि के रूप में शामिल होऊंगा, यह मेरी दूसरी कक्षा होगी। राजकुमारी टूट गई, उसकी आंखें खाली थीं और उसकी मुस्कान समय के साथ जम गई थी। इससे सेठ को थोड़ा बुरा लगा। टीम के आधार पर मैं उन्हें शानदार वस्तुएं बेच सकता हूं और शायद छूट पर भी। सेठ ने उनकी बात मान ली। वह वास्तव में एल्जा और मार्सेल को समायोजित करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, शायद ब्रॉ को भी, क्योंकि वह उनका दोस्त था। उन्हें छूट देना कोई बड़ी बात नहीं थी, वह उन्हें मुफ्त में चीजें देने पर भी विचार कर सकता था। सेठ को अभी भी अपने महाकाव्य उपकरण बेचने के बारे में कुछ शंकाएं थीं, लेकिन हाल ही में वह लेस देन क्राफ्टी फेल से ग्रेटर देन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक नई सुरक्षा सावधानी के साथ आया था। ये बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कुछ दिनों में एक पार्टी का आयोजन करूंगा ताकि अंतिम सदस्य एक दूसरे को जान सकें। मुझे यकीन है कि आप उन्हें भरोसेमंद पाएंगे। हम देख लेंगे। जब उन्होंने अपनी सारी बातें समाप्त कर ली तो सेठ को एक और बात याद आ गई। क्या हम पुरस्कार में एक अच्छा संगीत वाद्य यंत्र भी जोड़ सकते हैं? हालांकि सेठ अंततः अपने उपकरण खुद बनाना चाहता था, लेकिन लेस देन वाद्य यंत्र निर्माता ग्रेटर देन का कौशल उसके लोहार के काम से बहुत अलग था। उसकी उच्च निपुणता ने बहुत मदद की, लेकिन अंततः यह पूरी तरह से अलग प्रक्रिया थी। फिलहाल उनके पास इस कौशल को निखारने का समय नहीं था। उनकी पिछली मांगों की तुलना में यह बहुत हल्की मांग थी और मूल्यांकन सफल होने के बाद राजकुमारी ने शाही संग्रह में से एक चुनने के लिए तुरंत सहमति दे दी। सभी बातें कागज पर लिखने के बाद सेठ ने 3 महीने बाद शाही मूल्यांकन के लिए उठ की टीम में शामिल होने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एक और बात थी, चूंकि हम पहले से ही अकेले में बात कर रहे हैं, जो तलवार मैंने तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ? तुम्हें पता है, वह एक देवदूत की भुजा से बनी है। ओह हाँ, इसका अभी भी परीक्षण किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि कोरोना पहुंचने के बाद आप इसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उसने अपने हाथों में उसका अनुबंध लेकर खुशी से कहा। सेठ को अपने प्रयोगों के लिए और अधिक जादुई क्रिस्टल का उपयोग करने की अनुमति मिलने से काफी संतुष्टि महसूस हुई। 3 महीने न तो बहुत लंबे थे और न ही बहुत छोटे। जब तक उसे जाना नहीं था तब तक उसे बहुत कुछ करना और तैयारियां करनी थी। एज बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें।